हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सेमेस्टर 4 के वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जाएं। तो आज का जो वीडियो है वो है बीएड सेमेस्टर 4 का कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। सब्जेक्ट कोड है 404 इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन। यूनिट 2 की हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। और आज का जो टॉपिक है वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने सारे डाउट्स क्लियर करिएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और साथ ही साथ आपकी डिमांड पे भी वीडियोस हम टाइम टू टाइम लेके आते हैं। सो फटाफट से शुरू करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं क्या नया है इसमें या कौन कौन सी चीज़ें हमें इस वीडियो में सीखने को मिलती हैं। सो हमारा जो पहला हेड है वो यहाँ पर है मीनिंग ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यानी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनको कहा जाता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो उसका मतलब क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन कहती है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या फिर CWSN आर दोज हु हैव सम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिक्वायर एक्सेप्शनल केयर एंड एक्स्ट्रा हेल्प। यानी आप कह सकते हैं कि CWSN चाइल्ड जो होता है वो ऐसा बच्चा होता है जिसमें कुछ टाइप की जो है डिसेबिलिटीज़ होती हैं और उसको एक्सेप्शनल केयर एंड हेल्प चाहिए होती है। यानी कि आपको उस बच्चे को एडिशनल हेल्प देनी पड़ती है, एडिशनल केयर उसकी करनी पड़ती है। द स्पेशल नीड ऑफ दीज चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ देयर डिसेबिलिटी। और उनकी यहाँ पे जो स्पेशल नीड है डिपेंड करती है उनकी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पे, यानी कि उनकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है। द स्पेशल नीड ऑफ CWSN में इंक्लूड फ्रीक्वेंट मेडिकल टेस्टिंग। उनकी जो हेल्प है या नीड है आप कह सकते हैं वो ये हो सकती है कि मेडिकल टेस्टिंग उनको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। हॉस्पिटल स्टेज, इक्विपमेंट, एकोमोडेशन फॉर डिसेबिलिटीज़, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मतलब CWSN चाइल्ड से रिलेटेड है और उनको इससे रिलेटेड हेल्प जो है वो चाहिए हो। वेरियस कंडीशंस एंड डिसेबिलिटी ऑफ CWSN कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर कैटेगरी। अब यहाँ पर CWSN जो है उनकी कंडीशंस के बेसिस पे 4 मेजर कैटेगरीज रखी गई हैं जिनमें उन बच्चों को क्लासिफाई किया जा सकता है। पहली है फिजिकल, सेकंड है आपकी सेंसरी, फिर है डेवलपमेंटल एंड देन बिहेवियरल या फिर इमोशनल। सो यहाँ पर अगर बात करी जाए फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की तो इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा है उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं पे कोई डिसेबिलिटी है। सेंसरी की अगर बात करी जाए तो सेंसरी डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डिसेबिलिटी क्रिएट हो रही है। डेवलपमेंटल में अगेन कि उस चाइल्ड का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उसकी एज बढ़ गई है लेकिन बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का पार्ट है। एंड देन बिहेवियरल या इमोशनल जो है उसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे के अंदर वो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या फिर वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है या फिर डिफरेंटली बिहेव करता है। वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो नहीं मेंटेन कर पाता विद द टीचर और विद द अदर स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स। तो ये जो होती है बिहेवियरल या फिर इमोशनल डिसेबिलिटी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं CWSN चाइल्ड के आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस की। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन दिया गया है। इन्फेंट आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हैप्पी एंड एंग्री वॉइसेज विद इन अ वीक ऑफ बर्थ। तो ये कहा जाता है कि जब जो एक छोटा बच्चा होता है वो जब पैदा होता है तो उसके एक हफ्ते बाद ही वो डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन हैप्पी एंड एंग्री वॉइसेज। यानी आप उससे प्यार से बोलेंगे वो अलग एक्सप्रेशन देगा, आप गुस्से से या उसको डांटते हुए बोलेंगे तो फॉर श्योर वो अलग टाइप के फेसेस बनाएगा। इवन ही कैन और शी कैन क्राई ऑल्सो। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है एट फर्स्ट ईयर ऑफ एज अ चाइल्ड शुड बी यूजिंग 3 to 10 वर्ड्स कंसिस्टेंटली। तो कुछ जो वर्ड हैं 3 से लेकर 10 के बीच में, मतलब यहाँ मतलब ये नहीं कि 3 या 10, कहने का मतलब है 3 से 10 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको वो लगातार यूज़ करेगा, वो भी फर्स्ट ईयर की एज में। अब वो कुछ भी हो सकता है, आ बा ना मा, कुछ भी XYZ। देन एट 2 years of age a child should be able to utilize 2 or 3 word phrases and be able to engage in two-way communication with the caregiver। तो जो उसकी केयर कर रहा है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है या दादा दादी हैं या जो भी उसके साथ खेल रहा है, बैठ रहा है, उसकी केयर कर रहा है, तो 2 years की एज में वो उसके साथ जो है कम्युनिकेट कर पाएगा, 2-way कम्युनिकेशन हो सकेगा और 2 to 3 वर्ड के फ्रेजेस वो बोल पाएगा। देन एट द एज ऑफ 3 द चाइल्ड शुड बी एबल टू स्पीक इन कंप्लीट सेंटेंसेज। अब जब वो 3 साल का हो जाएगा तो कंप्लीट सेंटेंसेस जो है वो बोलने लग जाएगा। At 5 years of age, a child should be more complex and abstract, including the ability to understand quantity concept, label smaller body part, form grammatically corrected questions and describe similarities। तो जब 5 साल का हो जाएगा वो बच्चा
तो वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकता है। जैसे कि वो क्वांटिटी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन मतलब समझ सकता है, आप उसे 1 2 3 समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा कम वो से समझ में आ जाएगा। लेबल कर सकता है स्मॉलर बॉडी पार्ट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस भी वो फॉर्म कर मतलब क्वेश्चंस फॉर्म कर सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है सिमिलैरिटीज़। तो ये जो है पॉइंट है कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन रेड फ्लैग यहाँ पे दिया है, इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन रेड फ्लैग, ये जो रेड फ्लैग होता है इसका मतलब होता है डेंजर, यानी कि ये डेंजर साइन होता है। आप कह सकते हैं कि ये वार्निंग होती है एक टाइप से, ठीक है। मैं खराब हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी में, बट ये इसका मतलब यहाँ पे वार्निंग है। तो होता क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों को जो हम अभी ये पढ़ने वाले इन पॉइंट्स को, इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या वो बच्चा CWSN है, ठीक है। तो दीज आर द वार्निंग्स। फर्स्ट पॉइंट कहता है नॉट टॉकिंग एट 18 मंथ्स ऑफ एज। तो जब 1.5 साल का हो जा रहा है और उस समय भी अगर वो नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देन नॉट अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट नीड्स एंड वांट्स एट 12 मंथ्स ऑफ एज। इवन जब वो आपका 1 साल का होता है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो अपनी नीड एंड वांट्स को नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है, नहीं बता पा रहा है आपको चीज़ें, तो भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नॉट रिकग्निशन, नो रिकग्निशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स एट 18 मंथ्स ऑफ एज। सेम चीज़ है कि जब वो 1.5 साल का हो जाता है तो कॉमन ऑब्जेक्ट्स को नहीं पहचान पा रहा है। अनेबल टू अंडरस्टैंड सिंपल कमांड, आर यू हंग्री, डू यू वांट अ बॉटल एट 12 मंथ्स ऑफ एज। 1 साल का हो गया, आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या वो भूखा है या क्या उसे बॉटल चाहिए, यानी कि मिल्क बॉटल चाहिए, और वो कुछ आपको नहीं बता पा रहा है, नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है, तो इसका मतलब फॉर श्योर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। डिफ़िकल्टी इन इंटेलिजिबिलिटी का मतलब जैसे कि अंडरस्टैंड लेस देन 50% ऑफ लैंग्वेज एट 2 years ऑफ एज। 2 साल का हो गया है लेकिन लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं समझ पा रहा है, जो आप उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो नहीं, सिर्फ 50% समझ रहा है, तो अगेन इसका मतलब प्रॉब्लम है। दैन स्टटरिंग, लैक ऑफ फ्लुएंसी इन स्पीच आफ्टर 4 years ऑफ एज। 4 years ऑफ एज के बाद भी अगर वो सही से नहीं बोल पा रहा है तो अगेन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो एक वर्ड यूज़ करा गया है दैट इज़ स्टटरिंग, इसका मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी वर्ड को रिपीट करता है, जैसे कि कोई कॉन्सोनेंट हो सकता है, सिलेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल KGT, यानी कि अगर वो कोई सेंटेंस बोल रहा है उसमें के आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, के पे अटक जा रहा है या GT पे। अब स्टैमरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, यानी कि जो स्टैमरिंग होती है जिसमें कि बंदा नहीं बोल पाता, अटकता है, वो भी कहीं ना कहीं इसका ही एक फॉर्म माना जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर वो वर्ड्स को रिपीट कर रहा है, नहीं बोल पा रहा है, सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, तो अगेन ही इज सफरिंग फ्रॉम स्टटरिंग, यानी कि उसको प्रॉब्लम है। अनेबल टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन और आस्क क्वेश्चन एट 2.5 years ऑफ एज। अगर 2.5 साल का बच्चा हो जाता है और उसके बाद भी वो इनिशिएट नहीं कर पा रहा है कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, नहीं बोल पा रहा है, क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं दिस इज़ अ डेंजर साइन दैट पर्सन और दैट चाइल्ड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू CWSN। देन नॉट यूजिंग प्रोनाउंस अप्रोप्रिएटली, मी, माइन, योर्स एट द 2 years ऑफ एज। सेम चीज़, 2 years ऑफ एज में अगर प्रोनाउंस यूज़ नहीं कर पा रहा है, मी, माइन, योर्स, सो अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में, उसमें आती है फाइन मोटर स्किल्स। सो ये जो फाइन मोटर स्किल्स हैं ये क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं यूजिंग स्मॉल मसल्स, स्पेशली जो आपके हैंड एंड रिस्ट है, यानी कि ये चीज़ें जो हैं आप अगर घुमा पा रहे हैं नॉल, तो वो फाइन मोटर स्किल्स का पार्ट होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे इन्फेंट्स एज बर्थ टू 3 months should be able to bring their hands to their mouth and grasp and hold an object। यानी कि जब एक बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेके 3 months तक वो उस पोजीशन में आ जाता है जब अपने हाथ को अपने मुंह तक लेके आ सके और जो भी चीज़ें आसपास हों उनको वो होल्ड कर ले या पकड़ ले। एट 1 year ऑफ एज अ चाइल्ड शुड बी एबल टू स्टैक ब्लॉक्स एंड टर्न पेजेस इन द बुक। अगर बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो वो बुक के पेजेस को क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है, और इवन स्टैक ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक्स आपने देखा होगा वो टाइप का गेम होता है जैसे कि जिसमें ब्रिक्स या फिर आप कह सकते हैं सेक्शंस बने होते हैं और उसमें वो बच्चा उन चीज़ों को, ब्लॉक्स को फंसा रहा होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे वो कर पाएगा। एट 2 years ऑफ एज अ चाइल्ड शुड बी एबल टू इमिटेट, स्क्रिबल एंड कंप्लीट सिंपल पजल्स। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो कॉपी कर सकता है, स्क्रिबल कर सकता है, नहीं चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश कर सकता है, और सिंपल पजल भी वो यहाँ पे सॉल्व कर लेगा। एट 3 years ऑफ एज अ चाइल्ड शुड बी एबल टू स्ट्रिंग बीड्स एंड यूज़ गुड हैंड्स एंड फिंगर कोऑर्डिनेशन। तो जो
3 साल का जब वो बच्चा हो जाएगा तो वो क्या कर सकता है, बीड्स या अपने मोती टाइप के जो दाने होते हैं वो स्ट्रिंग्स में डाल सकता है या स्ट्रिंग बीड्स को सॉल्व कर सकता है। अच्छे हैंड और फिंगर का कोऑर्डिनेशन वो यहाँ पे कर पाएगा। Between ages 4 to 5, a child will be able to color within line, copy shape and use scissors in the coordinated fashion। तो जब वो 4 से 5 साल का होगा तो वो क्या कर सकता है, कलर कर सकता है विद इन लाइन। यानी सपोज आपने उसको एक सर्कल दे दिया और आपने कहा सर्कल के अंदर कलर करना है, तो ईजिली वो क्या करेगा, इस सर्कल के अंदर ही कलर करेगा। मैंने तो खैर उसके बाहर भी कर दिया, बट वो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर जो है कलर कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज में जो है वो कर लेगा। देन ऐसी बात आती है ग्रॉस मोटर स्किल्स की। अब ये ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं फाइन मोटर स्किल्स के जस्ट अलग हैं। फाइन मोटर स्किल्स हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है कि आप मूवमेंट कर रहे हैं वो भी यूजिंग स्मॉल मसल्स इन योर हैंड एंड रिस्ट। अब ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ बड़ी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जैसे कि रनिंग, सिटिंग, ये सारी चीज़ें। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है, फ्रॉम द बर्थ इन्फेंट शुड बी एबल टू टर्न देयर हेड्स फ्रॉम साइड टू साइड। तो जब वो पैदा होता है बच्चा तो अपने हेड को इस साइड से उस साइड टर्न कर पाएगा। तो इसका मतलब है ग्रॉस मोटर स्किल्स कहीं ना कहीं वो कर रहा है। एट अबाउट 3 months दे शुड बी एबल टू रोल इन बोथ डायरेक्शंस। तो आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं छोटे, वो क्या करते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके बेड के आसपास जो है वो पिलोज लगा देते हैं ताकि बच्चा गिर ना जाए। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रॉस मोटर स्किल ओनली, कि जब वो 3 months का होगा तो वो इधर उधर दोनों तरफ रोल कर सकता है। At 1 year of age, child should be able to squat and resume a standing position। तो यहाँ पे बच्चा जो है वो स्क्वाट कर सकता है और स्टैंडिंग पोजीशन में आ सकता है, यानी खड़ा हो सकता है। सो जो स्क्वाट होता है उसका मतलब भाई आप ये समझ सकते हैं, आपने स्क्वाट्स जिम में भी सुने होंगे कि लोग मारते हैं वहाँ पे कि स्क्वाट्स करते हैं। तो ये जो स्क्वाट्स होता है दैट इज़ लाइक सिटिंग ऑन योर नीज़, यानी कि आप उठक बैठक टाइप की चीज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर पाएगा। बिटवीन 12 to 18 months द चाइल्ड शुड बिगिन वॉकिंग इंडिपेंडेंटली। और जब वो 1 साल का होगा या फिर 1.5 साल का होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो कोशिश करने लग जाएगा चलने की। एट 2 years of age, a child should be able to use stairs independently, jump, run and enjoy rough and tumble play। तो यहाँ पर जब वो 2 साल का हो जाएगा तो ईजिली वो इंडिपेंडेंटली जंप भी कर पाएगा, यानी कूद सकता है, भाग सकता है, और साथ ही साथ स्टेयर्स भी वो खुद यूज़ करने लग जाएगा, यानी सीढ़ियों पर अगर चढ़ना है उतरना है तो वो खुद यूज़ कर पाएगा। एट 3 years of age, a child should be able to hop 1 foot and easily avoid obstacles while moving around his or her environment। तो यहाँ पे जब वो मूव करेगा, 3 साल का हो जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर वो चल रहा है, कहीं पे कोई चीज़ आ रही है, गड्ढा आ रहा है, या मान लेते हैं कोई ड्रेन है, तो कूद के जंप करके उसको पार कर पाएगा। या फिर हॉप कर रहा है, नहीं उछल रहा है, तो 1 फुट के डिस्टेंस पे भी वो कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 3 years के एज में एक नॉर्मल बच्चा करेगा। Between ages 4 to 5, balance coordination and agility should improve and increase। तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा ड्यूरिंग द एज बिटवीन 4 to 5। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ करा गया एजिलिटी, इसका मतलब होता है मूविंग क्विकली, यानी कि एबिलिटी टू मूव क्विकली आप कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोटर रेड फ्लैग्स की, कि आखिर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ पर गड़बड़ी है। वैसे तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा पिछले पॉइंट्स में कि नॉर्मली क्या क्या चीज़ें होंगी, बट रेड फ्लैग आप कह सकते हैं अगेन वही कि डेंजर साइन कब कब होंगे, कैसे कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह चाइल्ड इज़ विद द स्पेशल नीड्स। सो यहाँ पर पहली चीज़ कहता है अबनॉर्मल मूवमेंट, एक्सटेंशन और आर्किंग एंड 3 to 6 months ऑफ एज। तो अबनॉर्मल मूवमेंट अगर हो रहा है 3 to 6 months के बीच में, तो अगेन द सेम थिंग इज़ दैट कि कहीं ना कहीं देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एक्सट्रीम वेरिएशन इन मसल टोन, लो और हाई टोन एट बर्थ टू 3 months ऑफ एज। तो जब वो 3 months तक का होता है फ्रॉम दी बर्थ, और वहाँ पर एक्सट्रीम वेरिएशन हो रहा है मसल टोन में, चाहे वो लो टोन हो, हाई टोन हो, यानी कि उसके मसल्स में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सो अगेन आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हाईली फेवर्ड हेड पोजीशन एट 2 months ऑफ एज। तो यहाँ पे अगेन हेड की पोजीशन अगर प्रॉपर नहीं है तो भी अगेन आप समझ सकते हैं कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। नॉट वॉकिंग इंडिपेंडेंटली बाय 18 months ऑफ एज, अगर वो 1.5 साल का हो जाता है और नहीं खुद चल पा रहा है तो अगेन देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। टो वॉकिंग एक्सट्रीम एट 2 years ऑफ एज, अगर वो टो वॉकिंग कर रहा है, यानी कि टोज़ पे चल रहा है अपनी, तो उस केस में भी आप समझ सकते हैं कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने जो एक पॉइंट की बात करी थी हाईली फेवर्ड हेड पोजीशन, इसका मतलब है कि ये भी आप समझ सकते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो हेड्स होते हैं दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स वन पोजीशन, जैसे कि ऐसा हो सकता है या ऐसे हो सकता है काइंड ऑफ थिंग, कि उनकी गर्दन ऐसे ही रहेगी। तो इट मीन्स कि दैट दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। देन
हैंड रिमेन फिस्टेड आफ्टर 2 months ऑफ एज, तो अगर उसके हैंड्स फिस्टेड हैं तो भी अगेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ डिसेबिलिटी। सो हैंड फिस्टेड का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी फिंगर्स में, आर्म्स में प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। देन सेंसरी कंसर्न सच एज एवर्जन्स टू सर्टेन टेक्सचर और मूवमेंट, अवॉइडेंस ऑफ लुकिंग एट सर्टेन ऑब्जेक्ट और सीकिंग आउट इनपुट, रॉकिंग एंड माउथिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी सारी चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग विथ सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़। एवर्जेंस का मतलब होता है डिसलाइक, तो यानी आप एक समझ सकते हैं इस चीज़ से कि उसे कुछ टेक्सचर, कुछ मूवमेंट जो है वो पसंद नहीं है, तो अगेन देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी। देन डिफ़िकल्टी विद हैंड फिंगर कोऑर्डिनेशन, तो अगर उसके हाथों में, फिंगर में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, किसी चीज़ को नहीं उठा पा रहा है, तो फिर अगेन यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। कोग्निशन, तो कोग्निशन का मतलब होता है कि मेंटल एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। यहाँ पे पॉइंट कहता है इन्फेंट विल मोमेंटरीली लुक एट द ऑब्जेक्ट हेल्ड इन फ्रंट ऑफ देम, टर्न देयर हेड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ साउंड एंड एन्जॉय एक्सप्लोरिंग विद देयर ओन हैंड्स। तो होता क्या है, जो बच्चे हैं, जो एक छोटा बच्चा भी होगा, वो क्या करेगा, साउंड की तरफ या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ वो मूव करेगा अपने हेड्स को, उसको देख सकता है। सोर्स ऑफ साउंड यानी कहाँ से आ रहा है, उसके सेंसेस वर्क कर रहे होंगे, वो उस तरफ देखेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, और साथ ही साथ अपने खुद के हाथों के एक्शन के थ्रू या चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीख जाएगा, चीज़ें पकड़ने लगेगा। एट 1 year ऑफ एज अ चाइल्ड विल एन्जॉय पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन टू कंटेनर एंड देन डंपिंग दैम आउट। तो जो 1 years की एज में पहुँचेगा, आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, चीज़ें एक डब्बे में भरते हैं, बॉक्स में भरते हैं, फिर पलट देते हैं, तो वो इसी एक्टिविटी का एक पार्ट है। एट दिस एज अ चाइल्ड विल ऑल्सो स्टार्ट टू वेरी प्ले एंड मूव अराउंड बैरियर्स टू गेट टॉयज़। तो यहाँ पे आप उसके अगर टॉयज़ को छुपा के कहीं रख रहे हैं या कहीं पे आपने रख दिया किसी जगह पे, वो ईजिली उन बैरियर्स को हटाएगा, ऑब्स्ट्रैक्शंस को हटाएगा, जाएगा और उन टॉयज़ को लेने की कोशिश करेगा। एट 2 years ऑफ एज चाइल्ड विल बिगिन टू सॉर्ट शेप, बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन एंड विल बी एबल टू कंप्लीट सिंपल पजल्स। तो अगेन ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जब वो 2 साल का हो जाएगा तो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना सीख जाएगा, शेप्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाएगा, और साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ वन यहाँ पे जो बोला गया है, तो वो यानी कि कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी है वो समझने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा, और जो एक सिंपल पजल्स है वो सॉल्व करने लग जाएगा। एट 3 years ऑफ एज अ चाइल्ड बिगिनस टू एन्जॉय प्रिटेंडेड प्ले एंड स्टार्ट टू शो इंटरेस्ट इन हाउ थिंग वर्क्स, यानी कि जितनी भी थिंग्स हैं वो कैसे काम कर रही हैं चीज़ें, उनमें उसका इंटरेस्ट जो है वो दिखने लगेगा एट द एज ऑफ 3। Between the ages of 4 to 5, a child will start to identify shapes, numbers, letter and color and understand the size concept. तो 4 से 5 के बीच में वो साइज कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, शेप्स को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा, नंबर्स, लेटर्स को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निशन रेड फ्लैग्स, यानी कि ऐसे कौन से साइन है जिनसे पता चल जाता है कि बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नो आई कॉन्टैक्ट एट 3 months ऑफ एज, अगर वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है 3 months ऑफ एज में, तो अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। नो एक्सप्लोरेशन ऑफ टॉयज़ एट 6 months ऑफ एज, अगर 6 months का वो हो जा रहा है और उसे टॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। नॉट रीचिंग फॉर टॉयज़ एट 9 months ऑफ एज, 9 months का होने के बाद अगर वो अपने खिलौनों को लेने नहीं जा रहा है, देखने नहीं जा रहा है, उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, तो अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेइंग विद टॉयज़ एट 9 months ऑफ एज, 9 months ऑफ एज होने पर भी अगर उसे अपने खिलौनों के साथ खेलने का कोई शौक नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। ईजिली डिस्ट्रैक्टेड, एक्सट्रीमली शॉर्ट अटेंशन स्पैन ऑफ एट द 12 months ऑफ एज, 1 साल का हो गया लेकिन ईजिली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अटेंशन की कमी है, वो ध्यान नहीं दे पा रहा है किसी चीज़ पे, सो अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। इनएबिलिटी टू रिटेन इन्फॉर्मेशन एट 12 months ऑफ एज, 12 months ऑफ एज पे यानी 1 साल का होने के बाद भी अगर वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पा रहा है, सो अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। डिफ़िकल्टी फोकसिंग ऑन एक्टिविटी एट 18 months ऑफ एज, 1.5 साल का होने के बाद अगर वो एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा है, अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। प्रेफरेंस टू प्ले अलोन ऑल द टाइम एट 3 years ऑफ एज, अगर वो 3 साल का हो जाता है और हमेशा उसकी जो प्रेफरेंस होती है वो यही होती है कि वो अकेले खेले, सो अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। नो कोऑपरेटिव प्ले एट 5 years ऑफ एज, 5 years ऑफ एज तक पहुंचने पर भी अगर कोऑपरेटिव प्ले नहीं है, यानी कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, दूसरों के साथ नहीं खेल रहा है, या आप कह सकते हो कि किसी भी एक्टिविटी में किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। एंड लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का है वो है बिहेवियरल रेड फ्लैग, यानी कि बिहेवियरल हमने पढ़ा था कि डिसेबिलिटीज़ होती हैं जहाँ पर
प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ कि वो फ्रेंड्स नहीं बना पा रहा है, टीचर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, एंड बहुत जल्दी रिएक्शंस उसके हो रहे हैं, कभी वो बहुत जल्दी गुस्सा हो रहा है, कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहा है। सो अगेन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे बिहेवियरल जो रेड फ्लैग्स हैं या बिहेवियर रेड फ्लैग्स हैं या डेंजर साइंस हैं वो क्या है? नेगेटिव बिहेवियर अकर्स मल्टीपल्स टाइम्स पर डे, हर दिन में उसका बिहेवियर नेगेटिव हो रहा है बहुत बार। अब ये नेगेटिव बिहेवियर किसी भी रेफरेंस के थ्रू हो सकता है, आप समझ सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा बार बार गुस्सा करता है या चीज़ों को फेंकता है एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है। नो सेल्फ कामिंग एंड डिफ़िकल्टी कामिंग विद इंटरवेंशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई पहली चीज़ तो खुद वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और अगर कोई इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर भी अगेन प्रॉब्लम हो रही है। इंटरवेंशन का मतलब होता है जब आप बीच में पड़ते हो किसी चीज़ के, आप करने वाले हो चीज़ें, तो वहाँ पर अगर आप उसे काम नहीं करवा पा रहे हो, यानी कि आप उसे नॉर्मल नहीं करवा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सेल्फ इंजरी, हेड बैंगिंग, हिटिंग, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ बच्चे, कुछ बड़े भी इवन ऐसे होते हैं, गुस्से में आए दीवार पर खुद सर मार दिया, तो वो चीज़ें भी अगेन डिसेबिलिटी का ही पार्ट है, वो इमोशनल डिसेबिलिटीज़ हैं। बिहेवियरल इंटरवेंशन फेल्स एंड डू नॉट इम्पैक्ट बिहेवियर, तो यहाँ पे बिहेवियरल इंटरवेंशंस जो हैं, अगर आप किसी के मतलब आप जान कर किसी के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उसको प्रॉब्लम हो रही है, आपसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे, तो अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द बिहेवियर। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग रूटीन एंड स्ट्रक्चर द नेगेटिव बिहेवियर स्टिल अकर्स, आपने रूटीन स्ट्रक्चर जो भी था उसको फॉलो कर दिया, करवा दिया, बट अगेन फिर भी यहाँ पे नेगेटिव बिहेवियर अकर हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो अगेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। इफ़ यू सस्पेक्ट अ डेवलपमेंटल डिले, it is important to talk to your child's pediatrician and discuss the possible need for early intervention services। pediatrician का मतलब होता है कि वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिसनर जो कि बच्चों के डिजीज़ में डील करता है, यानी आप इन शॉर्ट कह सकते हैं बच्चों का डॉक्टर। कई बार से लोग पीडियाट्रिक भी बोलते हैं, बट इट इज़ पीडियाट्रिशियन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ डेवलपमेंटल डिले, बहुत ही स्लो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, तो अगेन आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। Early intervention is a system that assesses child ages 0 to 3 for developmental delays or disability। तो early intervention अगर आप करेंगे तो 0 से 3 years of age के बीच में आप ये चीज़ें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। The focus is on helping child acquire the typical developmental skill which develop in their first 3 years of life। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो फर्स्ट 3 years हैं बच्चे के लाइफ के, वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उनको असेस करना और बच्चे को हेल्प करना ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। सो आज का वीडियो था मीनिंग ऑफ CWSN और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है उसके आइडेंटिफिकेशन की। ये आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट, लाइक या आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे नए सेक्शंस और नए टाइप के वीडियोस हम ऐड करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।